और चलिए अब बात कोरोना की तीसरी लहर की और इन अलग अलग तस्वीरों के साथ है, क्योंकि चिंता पैदा हो रही है। चिंता इसलिए भी क्योंकि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जो कहा है वो इस वक्त महत्वपूर्ण हो जाता है जानना और उसी की तर्ज पर फिर एक्ट करना। बताएंगे आपको। लेकिन देश में जारी कोरोना की इस दूसरी लहर अब कमजोर जरूर पड़ रही है। आज 81 दिन बाद देश में 60,000 से कम केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 58,419 कुल मिलाकर के मरीज सामने आए। 1,576 कोरोना मरीजों की मौत की खबर है। देश में भले ही कोरोना के आंकड़े इस प्रकार कम हो रहे हों, लेकिन इसी बीच तीसरी लहर की भी आशंका जताई जाने लगी है। जानकारों की माने तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद जैसे नजारे बाजारों में देखने को मिल रहे हैं, जिस प्रकार की भीड़ इकट्ठा हो रही है, उससे जल्द ही तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। कोरोना की तीसरी लहर पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी भी जारी की है। उन्होंने कहा है, हम आपको बताते हैं उनका क्या स्टेटमेंट सामने आया है, कि 6 से 8 हफ्तों में तीसरी लहर आ सकती है। सितंबर अक्टूबर तक आने की आशंका है। उन्होंने कहा है कि यदि कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया और बाजारों या फिर टूरिस्ट स्पॉट्स पर लगने वाली भीड़ को नहीं रोका गया, तो कोरोना की तीसरी लहर सिर्फ 6 से 8 हफ्तों के भीतर पूरे देश पर अटैक कर सकती है। साथ ही रणदीप गुलेरिया ने यह भी कहा है कि अभी तक की रिसर्च में ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बड़ों से ज्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी। इसका मायना यह हुआ कि हो सकता है पहले की तरह जैसे बच्चे संक्रमित हो रहे थे वैसा ही थर्ड वेव में देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि बच्चों पर ही अकेले अटैक हो। हालांकि कई जानकार मानते हैं कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे, यानी शंका बनी हुई है। इस पर हम विशेषज्ञों से बात भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। आपसे परिचय करवा दूं, आप हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स अस्पताल से इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार, मेडिकल डायरेक्टर LNJP अस्पताल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रुचिरा गुप्ता, पीडियाट्रिशियन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। डॉक्टर राहुल भार्गवा, फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम से मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पल्लवी झा मेरे साथ मेरी सहयोगी भी बनी हुई हैं। पहले पल्लवी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। कल ही नई एडवाइजरी स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई है, क्या कहा गया है इसमें तैयारियों को लेकर? देखिए, जाहिर तौर पर अलग अलग राज्यों को ये कहा गया है कि देखिए फिलहाल जो है जो स्थिति बनी हुई है उसमें ये दिख रहा है कि बेशक जो केसेस हैं उसमें डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन फिर भी जो टेस्टिंग, ट्रीटिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है उसको प्रॉपर ढंग से चलाना है, क्योंकि यही एक मात्र एक तरीके से कहा जाए कि इसी के जरिए जो है वो ट्रैक किया जा सकेगा कि किस तरीके से इस वक्त भी कोरोना के पेशेंट्स हैं और किस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। तो ये तमाम ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिस पर केंद्र सरकार ने जो है अलग अलग राज्यों को निर्देश दिया है ताकि किसी तरीके की कोई कोताही ना हो। अब चूंकि आप इस बात पर डिस्कस कर रही थी कि थर्ड वेव को जो संकेत डॉक्टर गुलेरिया ने दिए हैं कि जल्द ही आ सकता है, 6 से 8 हफ्तों में आ सकता है, तो देखिए जिस तरीके से हम लगातार अलग अलग मार्केट्स में या फिर अलग अलग राज्यों से खबर जिस तरीके से आ रही है, वहाँ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग नहीं अपना रहे। और चूंकि इस वक्त हमारे देश में वैक्सीनेशन ड्राइव अभी कुछ ही प्रतिशत हुआ है और हमें बहुत आगे मतलब लंबा रास्ता एक तरीके से कहें कि हमें अटेन करना है, और जब तक हम 70% से ऊपर नहीं चले जाते हैं तब तक हम सेफ नहीं मानेंगे अपने आप को, क्योंकि ये पॉपुलेशन हमेशा ही वल्नरेबल रहेगा। और चूंकि लगातार हम देख रहे हैं कि म्यूटेशंस भी हो रहे हैं, हालांकि इस म्यूटेशन से इस वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी सीवियरिटी क्या होगी, लेकिन चूंकि लोग अभी जो है बेपरवाह होते नजर आ रहे हैं, कोविड एप्रोप्रिएट जो है बिहेवियर को नहीं अपना रहे, तो एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से डॉक्टर गुलेरिया ने यह संकेत दिया कि अगर यही रवैया रहा तो तीसरा लहर आएगा। लेकिन यहाँ मैं एक और चीज जोड़ना चाहती हूँ आशा, कि ICMR के एपिडेमियोलॉजी के हेड हैं डॉक्टर समीरन पांडा, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि देखिए थर्ड वेव आने के कई कारण होते हैं, कई कारण में बिहेवियर होता है, सोसाइटल नेचर होता है, बायोलॉजिकल होता है, और इसी को लेकर के 2 सर्वे किए जा रहे हैं पूरे भारत में। पहला सर्वे हो रहा है सीरो सर्वे जो पूरे भारतवर्ष में होगा, और दूसरा सर्वे जो मैथमेटिकल मॉडलिंग पे होगा वो इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन और ICMR ये दोनों मिलकर
जो है वो स्टडी कर रहे हैं। और ये जो 2 स्टडी है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ये हमें बताएगा कि आगे आने वाले दिनों में थर्ड वेव किस तरीके का होगा, कितना भयानक होगा या भयानक नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हो जाती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए चूंकि वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है और लेकिन लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपना रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर म्यूटेशन इस तरीके का हुआ कि वायरस बहुत ज्यादा मजबूत हो गया तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वैक्सीनेशन अभी उस पॉपुलेशन को इतना नहीं मिल पाया है। तो कई कारण है जिसको लेकर ये संकेत है कि थर्ड वेव होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि अगर हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव समय से तेज गति से चलता रहा और कोविड एप्रोप्रिएट अगर हम कहें तो बहुत तरीके से लोग इसको मानते रहे तो शायद वो थर्ड वेव इस तरीके का ना होगा जो कि सेकेंड वेव हमें देखने को दोनों चीजें हैं, एक तो थर्ड वेव देखिए उसकी आशंका भी है और दूसरा हमें वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि जितने भी म्यूटेशंस हो हम उनका सामना करने के लिए खुद को, अपने देश को तैयार कर पाएं। डॉक्टर मनोज सीधा सर आपके पास आते हुए, क्या ये तय मानकर चल रहे हैं आप कि तीसरी लहर आएगी और आएगी तो कब तक? जैसा कि रणदीप गुलेरिया जी ने कहा 6 से 8 हफ्ते, यही कयास है आपके भी? जी देखिए, सबसे पहली बात कि अभी जो कोविड है वो खत्म नहीं हुआ, डिक्लाइन हुआ है। पल्लवी जी बिल्कुल सही कर रही हैं, ये कंटेन नहीं हुआ है। और सबसे पहले दर्शकों को आपके माध्यम से बता दूं कि कोविड अभी प्रेजेंट कर रहा है। अब रही बात कि थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव जरूर आएगी। पहले हमारे चीफ साइंटिफिक एडवाइजर ने बोला, टाइम का थोड़ा फर्क हो रहा है। गुलेरिया साहब ने जैसा बोला कि 6 से 8 हफ्ते में आ जाती है, शायद वो देखते हुए ये बोल रहे हैं कि देखिए कोविड की जो थर्ड वेव से बचने का 2 ही तरीका है, एक तो बिहेवियरल वैक्सीन है और दूसरा है मेडिसिनल वैक्सीन। मेडिसिनल वैक्सीन में हम लोग जैसा बता रही थी पल्लवी जी कि अभी 16% पॉपुलेशन को ही वैक्सीन दे पाए और बिहेवियरल वैक्सीन की तो हमने तुरंत ही धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है बिल्कुल छोड़ दिया है। और आपने हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट देखी है मार्केट में, होटलों में, रेस्टोरेंट में, इस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, लगता है जैसे उनको कोई बंधन मुक्त कर दिया और वो बिल्कुल फ्री हो गए। तो ये जो कोविड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है ये जरूर करेगा। और जहां तक जेनेटिक सीक्वेंसिंग की बात है, हम लोग थोड़ा देर करते हैं। जैसे हम लोग इसको अभी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट मान रहे हैं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं मान रहे हैं, जो कि 417N जो है, जो डेल्टा प्लस जिसको आप बोल रहे हैं, ये तो आएगा ही, क्योंकि हमने पहली बार भी डेल्टा वायरस को भी पहचानने में और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी थी, वो कितना रिस्पॉन्सिबल था सेकेंड वेव के लिए, इसमें भी समझने में हमने देरी की। तो अभी जो डॉक्टर गुलेरिया ने जो बोला है वो इस आधार पे बोला है कि जिस तरह से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से लोग भाग रहे हैं और ये मान चुके हैं, ये सेम गलती दोहरा रहे हैं जो हमने पहले वेव के बाद किया था, जब हमने जनवरी फरवरी में सोच लिया था कि कोविड खत्म हो। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हम समझेंगे कब? डॉक्टर राहुल पॉइंट भी रखना चाह रहे थे, लेकिन सर क्या ये भी बताइए, काउंटडाउन शुरू हो चुका है तीसरी लहर का? विपनेश जी, पहली बात, विपनेश जी जी, सो मैं आशा हूं सुन पा रही हूं आपको। हाँ, आशा जी, एक आपने पंचतंत्र में कहानी पढ़ी होगी जिसमें शेर आया, शेर आया, शेर आया, और जब शेर आता है तो उसको कोई बचाने नहीं जाता। शायद आज देश की वैसी स्थिति है। अगर हम आंकड़ों पे देखें तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि तीसरी वेव अगले 6 महीने से पहले या उसके बाद भी नहीं आएगी। अब आप आंकड़ों पे देखिए, क्यों नहीं आएगी। 3 हफ्ते से दिल्ली में लॉकडाउन खुला हुआ है, 135 केस हैं। 1918 में चले जाइए, 2 साल में जब पूरी पॉपुलेशन वायरस से ग्रसित हो गई तब वो स्पेनिश फ्लू चला गया। हमारे देश में 40% लोगों को डेल्टा वेरिएंट से ग्रसित थे जब हमारी तीसरी वेव आई, दूसरी वेव आई। हमारी दूसरी वेव क्यों आई? कोविड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर से नहीं आई, वो तो एक कारण था ही था। वो इसलिए भी आई क्योंकि हमारी ज्यादा से ज्यादा 70% जनसंख्या कोविड के इन्फेक्शन से ग्रसित नहीं हुई थी। तो आप ये देखिए, ये इक्वेशन समझिए, वैक्सीनेशन, आशा जी, वैक्सीनेशन प्लस नेचुरल इन्फेक्शन इज इक्वल टू 70%। वेव नहीं आएगी। वेव का क्या क्राइटेरिया है? वेव का क्राइटेरिया 4 लाख केसेस है, 8 लाख केसेस है, या अस्पताल में एडमिशन है। अब इसको थोड़ा सा डिसाइड करते हैं। अमेरिका का एग्जांपल देख लीजिए, यूके का एग्जांपल देख लीजिए। डेल्टा वेरिएंट आया, जिनको 2 डोज वैक्सीन की लगी हुई थी उनको इन्फेक्शन नहीं पड़ा। अब तफसील से सुनिएगा, जिसको 2 वैक्सीन लगी हुई थी
या इन्फेक्शन प्लस एक वैक्सीन लगी थी डोज, उसको डेल्टा वेरिएंट ने ग्रसित किया, बट अस्पताल में और मृत्यु के दर पे लेके नहीं गई। तो क्या तीसरी वेव का मतलब, गुलेरिया जी जब ये कहते हैं, आदरणीय एम्स के डायरेक्टर साहब जब ये कहते हैं कि तीसरी वेव आएगी, तो वो ये कहते हैं कि 4 लाख केसेस आएंगे, या जिस प्रकार से अस्पताल में एडमिशन की जरूरत पड़ी वो आएगा? क्योंकि ये फियर मॉन्गरिंग है। हम अब ये बात समझिए, देश में कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, ये ह्यूमन बिहेवियर है आशा जी। तो क्या अमेरिका में आया, क्या लंदन में आया? इसको हमको तफसीर से डेटाबेस बोलना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो शेर वाली कहानी के अनुसार लोग अपने आप पे इतना हो जाए कि जब आएगी तब देखी जाएगी और वो डेटा पे विश्वास ना करे। मैं डॉक्टर सुरेश को इसमें इंक्लूड करना चाहती हूँ। जी सर, आपने जो कहा वो, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर है आप जो कह रहे हैं और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो कह रहे हैं, या फिर अभी जो डॉक्टर मनोज भी कह रहे थे, इसलिए डॉक्टर सुरेश का भी कमेंट पहले ले लूं। जी सर, एक लास्ट जी 7 मई को प्रिंसिपल एडवाइजर ने बोला था कि चिल्ड्रन में ज्यादा आएगी, 1 महीने के अंदर पूरी की पूरी थ्योरी खारिज हो गई। हाँ, लेकिन डॉक्टर रणदीप गुलेरिया शुरू से कहते आ रहे हैं कि ऐसा नहीं है, उन्हें ऐसा नहीं लगता, और अभी भी उन्होंने उस स्टेटमेंट को दोहराया है कि थर्ड वेव में बच्चों पर अटैक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों पर। और इसलिए डॉक्टर सुरेश, ये बहुत डिफरेंट चीज है। देखिए, अगर ये 6 महीने जैसा कि राहुल भार्गवा कह रहे हैं, तब तो अभी से इतना ज्यादा खुद को काबू में रखना, नियंत्रित करके चलना, कंटेनमेंट जोन्स बनाना, काम पर प्रभाव पड़ेगा, लोगों पर असर होगा, ये तमाम चीजें करना अलग तरीके से दुष्प्रभाव भी जीडीपी पर, अर्थव्यवस्था पर, लोगों के कामकाज पर, कमाई पर असर डालती हैं। तो क्या ये न करें? क्या करें इस स्थिति में, ये क्योंकि बहुत असमंजस है। देखिए, हमें ये समझने की आवश्यकता है कि आमतौर पर जो वेव होती है 4 से 5 महीने में आती है। यदि हम वैक्सीनेशन का जो हमारा करंट स्पीड है, अभी 22 करोड़ लोगों को डोज मिल चुकी है, 2 डोज जो मिली है वो अभी कम है, 5 से भी लगभग 5% लोगों को 2 डोज मिल चुकी है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो थर्ड वेव है इसके बारे में कि वो अर्ली आएगी, 6 से 8 हफ्ते में आ जाएगी, ये बहुत मुश्किल होता है कई बार। पर हाँ, ये निश्चित रूप से यदि लोग लापरवाह हैं और लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो संख्या है, जो नए केसेस की संख्या है, इन्फेक्शन का दर बढ़ेगा, क्योंकि जो वायरस है वो लगातार अपना सर, लेकिन डॉक्टर राहुल तो कह रहे हैं कि इसलिए नहीं आई थी सेकेंड वेव कि हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं किया, वो ये कह रहे हैं। ये इसलिए नहीं आई थी, बल्कि इसलिए आई थी क्योंकि हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, हम वैक्सीनेशन हमारा नहीं हो पाया था। ये चीज महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ, ये दोनों जरूरी है कि वैक्सीनेशन का यदि स्पीड हमें और तेज करना पड़े, और ज्यादा से ज्यादा लोग यदि वैक्सीनेट हो गए, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि नेचुरल इन्फेक्शन से भी काफी जो लोग हैं एंटीबॉडी 50 से ज्यादा % जो लोग हैं वो इन्फेक्ट हो गए सेकेंड वेव में। और एंटीबॉडीज का भी जो करंट स्टडी हुई एम्स में और ICMR में, उसमें देखा गया कि आधे से ज्यादा लोग ऑलरेडी जो वायरस जो है उनमें एक्सपोजर हो चुका है, एंटीबॉडी बन चुकी है ऑलरेडी। सो ये डिपेंड करता है कि कैसे लोग बिहेव करते हैं, वायरस का बिहेवियर और ह्यूमन बिहेवियर, ये दोनों कैसे रहते हैं, इस पर डिपेंड करता है हमारे थर्ड वेव की जो मैग्नीट्यूड है, जो संख्या है, कितने लोग इन्फेक्ट होंगे, कितने लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होगी, ये सब इन 2 बातों पे निर्भर करता है। आशा जी, एक कमेंट। आशा जी, एक कमेंट। डॉक्टर सुरेश से एक ही चीज है कि री इन्फेक्शन रेट सिर्फ 5% है। जिनको पहली बार में इन्फेक्शन हुआ था उनमें सिर्फ 5% का इन्फेक्शन रेट पाया गया। इस हिसाब से अगर देश में 50% लोग नेचुरल इन्फेक्शन से ग्रसित हैं और आपकी 5% वैक्सीनेशन आज है, तो 55% लोग आपके ऑलरेडी एंटीबॉडीज कैरी कर रहे हैं। इसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो तर्क है कि 6 से 8 हफ्ते में आएगा, 6 से 8 हफ्ते में 8% लोग आपके वैक्सीनेट हो चुके होंगे और आपका सिमरिंग अभी इन्फेक्शन चल रहा है। तो इसके मद्देनजर जो तीसरी वेव की गणना 6 से 8 हफ्ते की है, उसको खारिज किया जा सकता है। आशा जी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। वो एक डॉक्टर गुलेरिया साहब ने संभावना व्यक्त की कि लोग लापरवाह, बहुत ज्यादा लापरवाह हो गए। जिस तरह से मार्केट में आपने देखा होगा, नगर मार्केट का हाल कल दिखा रहे थे कि लोग, डॉक्टर गुलेरिया के डर के कहने से मॉल में 19,000 लोग नहीं आएंगे, नहीं रुकेंगे। लोगों को आपको बेटर स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ेगी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इंप्लीमेंट कराने के लिए। ये डर से हमारी पॉलिसी डिफरेंट हो जाती है।
जिस प्रकार से हमने जो अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम थे वो कैंसिल कर दिए, आज हम 1 महीने बाद स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट्स आते हैं इसमें पॉलिसी डिसीजन होता है कि देश कैसे आगे चलेगा, और यही प्रॉब्लम आती है जीडीपी, यही प्रॉब्लम आती है हॉस्पिटल इकोनॉमिक एक्टिविटी खोलने के लिए। तो हमें डेटा के तर्क पे बात करना आवश्यक है। मैं डॉक्टर मनोज आपके पास आ रही हूं सर, लेकिन उससे पहले डॉक्टर रुचिरा के पास उनका रुख कर लेते हैं, वो अभी तक जुड़ नहीं पाई हमारे साथ इस चर्चा में। डॉक्टर रुचिरा, 2 सवाल। एक, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या लग रहे हैं आपको, ये जो 6 से 8 हफ्तों की बात कही जा रही है, एक तो क्या आप लेकर चल रही हैं, दूसरा क्या वाकई संभावना है कि बच्चों पर एक अलग प्रकार का असर, पहली दूसरी वेव से इतर एक डिफरेंट असर, ज्यादा प्रभावी असर देखने को मिले थर्ड वेव में? देखिए, मैं दोनों सवाल को एक एक करके लेती हूँ। पहली चीज कि अगले 6 से 8 हफ्ते में वेव आएगी, इस मामले में मेरा ये कहना है कि हो सकता है नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाए। ऐसा हो सकता है बिकॉज जनता कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल भूल चुकी है। आप चाहिए, लोगों ने मास्क लगाया भी है तो वो उनके स्किन पर है। तो व्हाट आई फील कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे, लेकिन ये वो डिफिकल्ट उनसे बहुत इत्तेफाक रखती हूँ उनकी ओपिनियन के साथ कि अगर हम पुराने वाले देखें कि जो इम्यूनिटी देखें फर्स्ट वेव के बाद इस वेव में, सेकंड वेव में जिन लोगों को फर्स्ट वेव में कोविड हो गया, लेस देन 5% को इस वेव में कोविड हुआ, नंबर 1। तो इसका मतलब 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल उनके अंदर इम्यूनिटी थी। अगर हम अब इम्यूनिटी को भी 2 महीने में देखते हैं कि वो एंटीबॉडी रिलेटेड ह्यूमरल इम्यूनिटी है या उनकी इननेट इम्यूनिटी को स्टिमुलेट हुई थी, व्हाटएवर। आपको हो सकता है एंटीबॉडी टाइटर्स सामने पर प्रोटेक्शन है, तो ये हो सकता है कि उनकी इननेट इम्यूनिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ हो, नंबर 1। नंबर 2, इस बार जो एम्स की एक स्टडी अभी आई है जिसमें सीरो प्रेवलेंस उन्होंने देखा था कि एंटीबॉडी टाइटर कितने में मिला जो सब्जेक्ट थे, तो उन्होंने पाया 60% में। लेटेस्ट अभी 4-5 दिन पहले जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने बोला 60% में बिल्कुल एंटीबॉडी टाइटर है। 62%, राइट। इस बार जो हम आंकड़े बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 1 लाख पेशेंट, 1 लाख कोविड आए, एक एग्जाम्पलीफाई में कर, तो हर एक पेशेंट पे अगर हम फैक्टर 20 का भी लें तो इतने एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, 20 या 32 आईसीएमआर में बोला था। तो जितने केसेस हैं उससे कहीं गुना ज्यादा एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। तो इम्यूनिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफी लोगों को आई है। हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखें, आज हमारे पास जितने बच्चे आते हैं किसी भी रीजन से आ रहे हैं, सब में एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रहे हैं। हम जब उनको देखते हैं, इवन जो MISC के पेशेंट हमारे पास आए हैं उनमें ना उनकी फैमिली में किसी को बुखार आया, ना कोविड हुआ, ना उनके आस पड़ोस में किसी को, बट देन ऑल्सो उसका एंटीबॉडी टाइटर, एंटी स्पाइक एंटीबॉडी टाइटर मोर देन 250। सो आई फील, और वैसे भी अगर आप प्रीवियस फ्लूज का एक्सपीरियंसेस देखें, जैसे स्पेनिश फ्लू भी था, सेकेंड वेव वॉज लीथल, सेकेंड वेव वॉज बिग, बट थर्ड वेव वॉज 1/3 ऑफ द सेकेंड वेव। प्रीवियस टू पेंडेमिक्स में ये बताया गया है। सो अभी भी ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है दैट थर्ड वेव तो आनी है, आएगी जरूर, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बढ़ेंगे, बट दे वोंट कम इन फॉर्म ऑफ वेव। लेकिन बच्चों पर बहुत ज्यादा ये प्रभावी नहीं होगा। अगर होगा भी बच्चों को तो ये ऐसा नहीं हो कि घातक साबित हो। नहीं होगा जी, सिलेक्टिवली बच्चों पे नहीं होगा। हाँ। बच्चों में ऐसा कहां से हो गया कि सिर्फ बच्चों को ही होगा और एडल्ट्स को नहीं होगा? ऐसा कैसे होगा? ऐसा तो वो थ्योरी लगाई गई मैम कि पहले वेव में बुजुर्गों को, दूसरे वेव में युवाओं को, और फिर तीसरे वेव में शायद ये बच्चों पर अटैक करे। ये एक मैथमेटिकल गणना है। इसलिए बोल रहे हैं, नो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले 45 से अबव के को वैक्सीनेट कर दिया, फिर 18 ईयर से अबव के लोगों को वैक्सीनेट कर दिया, तो इसलिए बच्चों को। लेकिन आपको ये भी देखना है कि इस वेव में जो सेकेंड वेव है, जिस घर में एडल्ट हुआ है उस घर में बच्चा डायरेक्टली सिम्प्टोमेटिक या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्ट हुआ ही है, ये आपको मानना है। दिस वाज वेरी वेरी हाईली ट्रांसमिशन रेट वाज वेरी वेरी हाई। तो हर बच्चे को जिस फैमिली में अगर एडल्ट हुआ है तो बच्चा तो डेफिनेटली इन्फेक्ट हुआ है।
हाँ तो मैम, इस बार मैम अगर आपकी नंबर बात adults तथ्यों के पर बढ़े समझ तो आती है, बच्चों के भी बिल्कुल आप बढ़ेंगे। सही कह रही हैं कि अगर घर में कोई पॉजिटिव हुआ है, उससे बच्चा इन्फेक्टेड भी हुआ है या फिर असर में रहा है तो उसमें एंटीबॉडी है भी, और जैसा कि आपने टेस्ट का भी जिक्र किया कि तमाम बच्चों में पाया भी गया, ये बात समझ आती है। लेकिन हम कोरोना के बहरूपीपन को नहीं जानते। डॉक्टर मुकेश, मैं ना, आपको ना, शामिल ना। कर रही हूँ, वो किस तरीके से मैं बदल रहा है, आपकी एक बात और म्यूटेट हो कहना रहा है, चाहती कितना मजबूत होकर वापस हिट कर रहा है, हिट बैक कर रहा है, क्या ये हर एक में जिस प्रकार के हम एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हैं वो काम आएंगे? डॉक्टर मुकेश, डॉक्टर मनोज, सॉरी। अब देखिए, मैं थोड़ा इस पे डिफर कर रहा हूँ। डॉक्टर भार्गव सही बोल रहे हैं कि थर्ड वेव की जो इंटेंसिटी होती है, उसका प्रभाव होता है वो सेकंड वेव से कम होता है। बट बिल्कुल नकार देना है कि थर्ड वेव आएगा नहीं या बहुत इंडेफिनिट पीरियड बाद आएगा, ये कहना मुश्किल है। और कोविड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारे यहाँ थोड़ा ज्यादा है अगर आप विदेशों से तुलना करें। विदेशों में वैक्सीनेशन ज्यादा हो गया। अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो अमेरिका, यूके में 50% से ऊपर के वैक्सीन पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो गई है। इजराइल में 60%, 65% लोग वैक्सीनेट हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो काम आएगी वो जेनेटिक सीक्वेंसिंग। मैं बता रहा हूँ कि पिछली बार हमने बिल्कुल। ये बहुत बड़ी गलती की थी और दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। तो मुझे लगता है कि पिछली बार हमने डेल्टा वेरिएंट को पहचानने में देर की, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मानने में देर की कि ये सेकेंड वेव का ड्राइवर है। और अभी जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ये देखिए महाराष्ट्र में 3 डिस्ट्रिक्ट में, रत्नागिरी, पालघर और एक डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है। तो ये भी एक चिंता का विषय है। ऐसे ही ऑरिजिन होते हैं। और जहां तक बच्चों के इन्वॉल्व होने का बात है, उस पे इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि ये वल्नरेबल पॉपुलेशन होगा। तो मेरा कहना है कि जेनेटिक जो सीक्वेंसिंग है, मार्च जनवरी से अप्रैल तक सिर्फ 3,500 सैंपल की जेनेटिक सीक्वेंसिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि इसको तेज करके और हमें बेसिक्स पे जाना चाहिए, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पे, और इसको मान के चलना चाहिए कि थर्ड वेव आएगी, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी और इसका क्रोनोलॉजी क्या होगा, कब आएगी, इस पे भले ही बहस हो सकती है, बट आएगी, इसमें कोई शंका नहीं। ठीक है, मैं एक बार पल्लवी को दोबारा से जोड़ना चाहती हूँ क्योंकि पल्लवी डॉक्टर समीरन पांडा जो हेड हैं उनकी बात बता रही थी कि कैसे उन्होंने कहा कि ये कहना कि नहीं आएगी या कितने दिन में आएगी, उन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण अपना निष्कर्ष सामने रखा है। पल्लवी, एक बार वो पूरा एक बार फिर बताइए क्योंकि जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके बाद डॉक्टर सुरेश, उस पर मैं आपका कॉमेंट चाहूंगी। पल्लवी। देखिए, डॉक्टर समीरन पांडा जो हैं वो आईसीएमआर के एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, उस डिपार्टमेंट के हेड भी हैं और कम्युनिकेबल डिजीज के भी हेड हैं, इसलिए उनका कहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने ये बात कही है कि देखिए, इस वक्त ये कहना कि थर्ड वेव किस वक्त आएगी और किस गति से आएगी और कितना ये खतरनाक होगा, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके से तमाम पैनल के डॉक्टर एक बात जो कह रहे हैं कि आपको ये पता तभी लगेगा जब आप पूरे देश में अच्छी तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव कर लें, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जीनोम सीक्वेंसिंग जो है उसका आंकड़ा आपका लगातार बढ़ेगा, तभी आप ये क्लियर पिक्चर देंगे कि हाँ, देश में किस तरीके से जो है वायरस काम कर रहा है, यानी किस तरीके से उसकी सीवियरिटी है या फिर सीवियरिटी नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि देखिए, अभी तक जो 4th सीरो सर्वे है वो चल रही है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो जब वो सीरो सर्वे की रिपोर्ट आएगी और बाकी मैथमेटिकल मॉड्यूल्स पर जो काम हो रहा है वो जब आएगी, तभी वो एक क्लियर पिक्चर देगा कि हाँ, थर्ड वेव किस तरीके का होगा और वो कब तक आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर गुलेरिया ने 6 से 8 हफ्तों की बात कही है, उनको कहीं ना कहीं उसको उन्होंने खंडित किया है, कहा है कि ये कहना बहुत इस वक्त जल्दबाजी, यानी बहुत प्रीमैच्योर है ये बात कहना कि थर्ड वेव इतने दिनों में आ जाएगा। दिल्ली का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि देखिए, अगर दिल्ली की बात की जाए तो सेकेंड वेव में बहुत सारे लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है और साथ ही साथ वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो ये मानते हैं कि देखिए, यहाँ पीक आ चुका है, यहाँ वैक्सीनेशन ड्राइव हो गया है, यहाँ इन्फेक्शन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली एक जो थर्ड वेव से कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसको राहत मिले, लेकिन ये तभी कहा जा सकता है जब आंकड़े या डेटा आपके सामने होंगे, और वो डेटा जो है अभी वेट करना होगा, क्योंकि अभी स्टडीज चल ही रही है, सीरो सर्वे चल रहा है और माना जा रहा है कि महीने भर के अंदर ये डेटा सामने आ जाएगा। ठीक है डॉक्टर सुरेश सर, इतना कंफ्यूजन क्यों है, इतना असमंजस क्यों? अगर हमारे सामने क्लियर पिक्चर ही नहीं रहेगी तो फिर उस पर काम आगे कैसे होगा? कि आशंका में कब तक आप डूब के रहेंगे? डॉक्टर पांडा के बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ज्यादातर जो भी मॉडल है, मैथमेटिकल मॉडल है, हमने अभी तक पिछले 1 साल का हमारा अनुभव है कि वो ज्यादातर गलत प्रेडिक्ट किया है और ज्यादातर मैथमेटिकल मॉडल फेल हुए हैं कोरोना के उसमें, क्योंकि वो
जो भी कैलकुलेट करते हैं असम्पशन पे कैलकुलेट करते हैं। और ये वायरस इतना स्मार्ट है कि वो अपना म्यूटेशन है, वो फ्यूचर में क्या होगा उनको मैथमेटिशियन को ये पता नहीं होता कि वायरस जो है बदलता रहता है, और जो नेक्स्ट म्यूटेशन आएगा जैसे कि डेल्टा प्लस है उसके बारे में जो इवन आईआईटी के जो बेस्ट प्रोफेसर हैं उनको भी कोई नॉलेज जी, नहीं है डॉक्टर इसके राहुल, बारे में आ रही फ्यूचर में कौन सा म्यूटेशन आने वाला है। सो मोस्ट ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल हैव प्रूवन रॉन्ग इन लास्ट 1 ईयर रिगार्डिंग जी। कि थर्ड वेव कितना बड़ा आएगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा, ये कहना भी थोड़ा सा, मैं डॉक्टर पलेरिया ने जो ठीक है। फोरकास्ट किया है उसके बारे में मैं सहमत ठीक नहीं है, हूँ। एक आखिरी कमेंट में बहुत संक्षेप में डॉक्टर राहुल और डॉक्टर रुचिरा आप दोनों से चाहूंगी, लेकिन बस 15-15 सेकंड बोलिएगा सर। यानी कि जो आशा कहा जी, जा रहा है कि अभी आशा कंटेनमेंट जी, जोन जब बनाए तक- जाएंगे अगर 500 से ज्यादा केसेस है, तो ये निर्णय गलत है सरकारों का यूपी में ऐसा करने की बिल्कुल तैयारी? सही है आशा जी। डेटा के बेस पे कोई भी तथ्य के बेस पे कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है सर्वोच्च अथॉरिटी से, उसका तथ्य होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। ठीक है। अगर हम सिंगापुर का लेते हैं, वहां 32 केस होते हैं तो लॉकडाउन हो जाता है, पर वो सारा बेस्ड होता है डेटा पे। डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट में अंतर इतना सा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव अभी नहीं पाया गया है। तो ठीक आपको है। यह समझना जरूरी है, नेचुरल इम्यूनिटी को इवेट नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरा वो इम्यूनाइजेशन को इवेट नहीं कर रहा। तो हम कोई भी बात करें उसको तथ्य होना जरूरी है। 135 केस कल दिल्ली ठीक में है आए थे, डॉक्टर रुचिरा, क्या आखिरी उनका कमेंट genomic sequencing जल्दी से, मेरे पास करके वक्त ये नहीं है डॉक्टर बता राहुल, सकते इसलिए कि कौन सा आखिरी variant कमेंट है। डॉक्टर रुचिरा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बच्चों की बात में, क्योंकि मैं एक विशेषज्ञ हूँ, तो बच्चों में तभी ये पॉसिबल है कि क्या अगर गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी लेती है। ठीक है। अगर स्कूल खोल दिए जाते हैं, बच्चों को वैक्सीनेशन पे बढ़ गया है, तो बच्चों में एक ज्यादा केसेस आने का एक रिस्क हो जाता है। हाउएवर ये बहुत कहना भी असंभव है कि थर्ड वेव कब आएगी, कैसे आएगी। लॉट ऑफ इट इज अ मल्टीफैक्टोरियल ठीक है। थिंग, बहुत चीजें इसमें इंक्लूड करती है। यानी- पर मेरा ऐसा मानना है, ठीक है, एक बात तो साफ है कि एहतियात हमें बरत के चलनी चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत असमंजस, अभी डॉक्टर्स के बीच जब इतनी असमंजस है, हम आप लापरवाही करें तो वो हमारे लिए भारी साबित हो सकता है, ये समझ के रखिए। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर रुचिरा और डॉक्टर राहुल आपका भी, और डॉक्टर पल्लवी, हमारे साथ पल्लवी भी जुड़ी हुई थी, मेरी सहयोगी पल्लवी, आपका भी शुक्रिया। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे इस ब्रेक के बाद वापस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।